ना, मैंने आपने ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और भविष्य में होने वाले कार्यों की बुनियाद भी रखेंगे। प्रधानमंत्री का पहला दौरा कर्नाटक में होगा, जहां यादगीर जिले के कोडेकल में प्रधानमंत्री 10,800 करोड़ रुपए की सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण का शुभारंभ और बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कलबुर्गी में सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 71 किलोमीटर लंबे एक हिस्से का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। नए राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को टाइटल डीड यानी हक्कू पत्र का वितरण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री यादगीर में ही नारायणपुर लेफ्ट बैंक केनाल के विस्तार, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। नहर परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई भी की जा पाएगी। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में शाम करीब 5 बज के कई 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज मुंबई की मेट्रो की येलो और रेड लाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने ही 2015 में इसकी नींव रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई। प्रधानमंत्री मुंबई में मेट्रो की सवारी भी करेंगे। 18 किलोमीटर से लंबे येलो लाइन दहिसर ईस्ट और डीएन नगर को जोड़ेगी, जबकि 16 किलोमीटर की लंबी रेड लाइन दहिसर ईस्ट और अंधेरी ईस्ट को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मुंबई में एक मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की भी शुरुआत करेंगे। टिकट के लिए डिजिटल भुगतान और मेट्रो को एंट्री गेट पर आसानी से प्रवेश करने में ये मोबाइल ऐप मददगार। मुंबई में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली इंफ्रा परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 7 सीवेज प्लांट की अनुमति लागत 17,200 करोड़ रुपए की होगी। 7 सीवेज प्लांट मुंबई के मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 MLD होगी। मुंबई में प्रधानमंत्री बाला साहेब ठाकरे आप्ला दवाखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भांडुप, सिद्धार्थ नगर और गोरेगांव में 3 अस्पतालों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में 6,100 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क निर्माण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। इसे 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। आज दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच वेस्टर्न सबर्ब में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सहित सभी सड़कों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आकाशवाणी ने आवेदन मांगा। सर्वश्रेष्ठ लोगों को डिजाइन करने वाले जो लोग हैं, उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लोगों का डिजाइन देने के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर। इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से कोलंबो में मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री ने श्रीलंका से पहले मालदीव की यात्रा में अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो यूएई के मंत्री और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। आज केरल की G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन चर्चा का विषय है डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे सहयोग हो और हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे सुधार लाया जाए। तिरुवनंतपुरम में G20 बैठक स्थल पर एक स्टॉल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी है। इसका मकसद यह है कि दुनिया तक इस बात को पहुंचाया जाए कि कैसे भारत में हजारों जन औषधि की दुकानों के जरिए गरीबों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तिरुवनंतपुरम में G20 के हेल्थ एजेंडा पर आज दूसरे दिन चर्चा खत्म हो जाएगी। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर साइड इवेंट्स का उद्घाटन करेंगी। तिरुवनंतपुरम में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। इसके बाद सदस्य देशों को आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में हेरिटेज वॉक पर ले जाया जाएगा। आज G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक से पहले सुबह केरल के कोवलम बीच पर प्रतिनिधियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य से जुड़े सत्र पर चर्चा से पहले योग के महत्व को उजागर करना इसका खास मकसद। कोवलम बीच पर ही G20 के सदस्यों के जो देश हैं उनके लिए स्पेशल डिनर का आयोजन किया गया। इसमें केरल के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। इस दौरे में केरल के लोक नृत्य ने समा बांध दिया। वित्त मंत्रालय की ओर से आज दिल्ली में जन धन मुद्रा KCC और PM स्वनिधि सहित तमाम सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। केरल के मुख्यमंत्री आज तिरुवनंतपुरम में अपने राज्य के लिए वस्तु और सेवा कर विभाग के पुनर्गठन की आधिकारिक घोषणा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज नड्डा नदिया जिले में जनसभा करेंगे। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होगी। चेन्नई में आज से 22 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन के 6वें संस्करण की शुरुआत होगी। ये सम्मेलन मसाला उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक। दिल्ली में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर भारत में जल्दी ठंड और शीतलहर से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जनवरी की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ 26 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इससे तापमान में वृद्धि आएगी। IMD के अनुसार आज से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अभी कुछ दिन और चलेगा। मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया। दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में 22 तारीख से इस साल की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोयले के 1 बिलियन टन से अधिक के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोयला सचिव ने भी कोयला कंपनियों के साथ गहन समीक्षा की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत निर्यात दायित्व विस्तार के लिए संरचना शुल्क सरल बनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने जलीय इकोसिस्टम में अतःस्रावी बाधक रसायन का पता लगाने को लेकर बायोसेंसिंग प्रणाली के लिए तकनीक की शुरुआत की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2025 के समाप्त होने से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के लिए सभी के प्रयास आवश्यक। IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा, ऊंची महंगाई दर के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने ऋणदाताओं से बृहस्पतिवार को प्रस्तावित रिलायंस कैपिटल की दूसरी नीलामी को 23 जनवरी तक टालने के लिए कहा, क्योंकि अभी तक दोनों पक्षों की बहस पूरी नहीं हुई। राजस्थान के झालावाड़ जिले के प्रशासन ने जैविक किसान बाजार संपर्क कार्यक्रम शुरू किया, जो जैविक खेती और व्यापार में सभी अंशधारकों के लिए एक साझा मंच है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में 3 परियोजनाओं की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी। इसमें BRJD नांदेड़ साणंद रेलवे परियोजना शामिल।
अनिल अग्रवाल प्रवर्तित कंपनी वेदांता ने कहा कि वह दिवालिया हो चुकी ताप विद्युत कंपनी मीनाक्षी एनर्जीज का दिवाला प्रक्रिया जो है उसके तहत उसका अधिग्रहण 1440 करोड़ रुपए में करेगी। एनसीएलटी ने जिंदल स्टेनलेस को राहत देते हुए अपनी अपील को अनुमति दी है और एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया गया, जिसमें न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कर्ज में फंसी मित्तल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए जिंदल की प्रतिद्वंदी कंपनी श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड को संशोधित बोली जमा करने की अनुमति दे दी थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 साल में 350 करोड़ रुपए के आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दी। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल समूह ने यहां एक हाइपरस्केल डेटा केंद्र खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। अडानी समूह ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ के लिए शेयर बाजार के समक्ष पेशकश पत्र दाखिल किया। टाटा ग्रुप के प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत के व्यवहार में नजरिए में हाल के वर्षों में व्यापक बदलाव आया और अब वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अगुवा की स्थिति में आ गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 64% बढ़कर 458 करोड़ रुपए रहा। वक्त एक ब्रेक। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। देश और दुनिया में उड़ानों के बेहतर संचालन के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा सुधार किया गया। एक सर्वे में जयपुर हवाई अड्डे को 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने खराब एयरबैग की जांच करने के लिए 17,000 कारें वापस मंगवाई। होटल कारोबार से संबंध स्टार्टअप ओयो का संचालन करने वाली कंपनी ओरावेल स्टेज लिमिटेड ने कहा कि वो आईपीओ लाने के लिए अपने मसौदे आवेदन को 15 फरवरी तक दाखिल करेगी। टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन ईवी की कीमतों में बदलाव और कुछ नए संस्करण जोड़कर बाजार में उसे नए सिरे से उतार रही है। संसद के बजट सत्र से पहले वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने जो अनुदान की दूसरी और अंतिम अनुपूरक मांगे हैं उन्हें लेकर जो खर्च का प्रस्ताव है उसे देने के लिए कहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देंगे। जेसिंडा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस साल 14 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव में लेबर पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। जेसिंडा ने 2017 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने कोविड-19 महामारी और क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर आतंकी हमले सहित व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं के बीच न्यूजीलैंड का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया विभिन्न मोर्चों पर भीषण समस्या का सामना कर रही है और फिलहाल हम सिर्फ साथ मिलकर इससे होने वाले नुकसान से कमी लाने की दिशा में काम कर सकते हैं। गुतेरेस ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 में अपने विशेष संबोधन में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से दूर रहने और प्रकृति के खिलाफ खुद को हराने वाली लड़ाई बंद करने के लिए कहा।
और उन्होंने कहा कि ऐसे तूफान का कोई सटीक समाधान नहीं है। गुतरेज ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम टुकड़ों में बटी अपनी दुनिया के बीच साझेदारी और सहयोग का रास्ता तलाशें। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की अपनी मंजूरी देगा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर केंद्रित एक पैनल चर्चा में बोलते हुए नेटो महासचिव ने यह कहा कि वे कोई तारीख नहीं दे सकते, लेकिन आश्वासन है कि ये होगा। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की ने फिनलैंड के आवेदन का विरोध किया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र ने कल काला सागर अनाज निर्यात की अनुमति देने वाले सौदे के संचालन में समस्या को बताया। संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता प्रयासों के फलस्वरूप इस पहल पर जुलाई 2022 में सहमति बनी और इसके क्रियान्वयन की देखरेख एक संयुक्त समन्वय समिति करती है। इस समिति में रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी। रूस के साथ चल रहे युद्ध पर बोलते हुए यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ्रंटलाइन पर स्थिति कठिन बनी हुई है, खासकर डोनबास में। यूक्रेन राष्ट्रपति ने डोनबास को सबसे कठिन और सैद्धांतिक लड़ाइयों का केंद्र बताया। ब्रिटेन में एक पुलिस अधिकारी द्वारा यौन अपराध स्वीकार करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पुलिस सेवा में सुधार पर जोर दिया। ऋषि सुनक ने कहा कि शक्ति के दुरुपयोग को तुरंत रोकने की आवश्यकता। अधिकांश पुलिस अधिकारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। लिथुआनिया के विदेश मंत्री गैब्रिएस लैंडसबर्गिस ने विश्व आर्थिक मंच के दौरान कहा कि यूक्रेन को जल्द ही टैंक की खेप मुहैया करवाई जाएगी। यूरोपीय संसद ने दूसरे दौर के मतदान के बाद लग्जमबर्ग के मार्क एंजल को अपना उपाध्यक्ष चुना। वे कतर से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार ईवा कैली की जगह चुने गए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने देश में राष्ट्रपति चुनाव और संसदीय चुनाव 14 मई को करवाने के संकेत दिए। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मलावी और अमीर खान मुतकी ने काबुल में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री मुतकी ने कहा कि औपचारिक मान्यता की कमी, तालिबान नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध और बैंकिंग प्रतिबंध समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्हें भी संबोधित करना चाहिए। भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 12 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 349 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम सभी विकेट गंवाकर 337 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने 149 गेंदों में 208 रन की शानदार पारी खेली। शुभमन गिल के 208 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा निजी स्कोर। इससे पिछला रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम, जिन्होंने 1999 में हैदराबाद में 186 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेलने के बाद शुभमन गिल सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। शुभमन ने 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाया और ये जो रिकॉर्ड है वो पहले भारत के ईशान किशन के नाम था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे वनडे में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। ओडिशा में चल रही FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में वेल्स के साथ भिड़ेगी। ये मुकाबला भुवनेश्वर में शाम 7 बजे। वहीं अन्य मुकाबले में मलेशिया और न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, चिली और पूल में शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड और स्पेन के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। दिल्ली में चल रही इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत को राउंड ऑफ 32 से ही बाहर होना पड़ा। उनका सामना विश्व नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन से था, लेकिन श्रीकांत एक्सेल्सन के सामने टिक नहीं पाए। एक्सेल्सन ने श्रीकांत को 21-14, 21-19 से शिकस्त दी। उधर आकर्षी कश्यप को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें अमेरिका की बेवन झांग ने 21-15, 21-12 से हराया।
जापान की अकाने यामागुची ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई, क्लेरा अजुरमेंदी को दी मात। इंडिया ओपन के महिला एकल में आज साइना नेहवाल राउंड ऑफ 16 का मुकाबला खेलेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन भी मैदान पर उतरेंगे। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। उनके साथ करीब 20 रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने में शामिल हुए। वहीं इस पूरे मामले पर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि विरोध करने वाले पहलवानों पर धरने पर बैठने के लिए दबाव डाला गया। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त। बुधवार देर रात खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स दोबारा 19 जनवरी यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। पहली बार जब कोई फिल्म साल में 2 बार रिलीज की गई। अभिनेता जैकी श्रॉफ जो अपने नए अवतार के साथ वापसी कर रहे हैं। अभिनेता की नई फिल्म कोटेशन गैंग का टीजर सामने। आगामी फिल्म लोहर दगा, जिसमें विजय राज, संजय मिश्रा और रवि झांका हैं, 2012 की एक सच्ची कहानी से प्रेरित। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष की रिलीज को लेकर मेकर्स ने फिल्म का एक पोस्टर आउट किया। फिल्म इसी साल जून में सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय फिल्म RRR और पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा की। उन्होंने जॉयलैंड की साझा जो तस्वीर की है उसकी सराहना करते हुए कहा कि इसे जरूर देखिए। शमिता शेट्टी की अपकमिंग फिल्म द टेनेंट का शानदार ट्रेलर सामने आया। द टेनेंट की जो कहानी है वो एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो मिडिल क्लास सोसाइटी में अकेली किराए पर रहने आती है। अभिनेत्री निकी जेम्स को डिज्नी प्लस पर मार्वल की आगामी रिवाइवल सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीरीज में कास्ट किया गया। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से फिल्मों के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करने से परहेज करने के लिए कहा। नेटफ्लिक्स ने साल की शुरुआत में प्लेटफॉर्म पर 2023 में रिलीज होने वाली सभी हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज की घोषणा कर दी है। नेटफ्लिक्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया। अलग अलग नाम बताकर प्लेटफॉर्म ने एक ही टीजर वीडियो में सभी 16 फिल्मों और सीरीज की जो रिलीज डेट्स हैं उनका ऐलान किया। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।